बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। ये है इमरान हसन और ये है अरमला हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा है। अपनी छुट्टियों को मनाने के लिए आप बिल्कुल तैयारी कर बैठे हैं। कुछ लोग तो छुट्टी कर ही रहे होंगे आज, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि कल भी करनी है तो आज ही कर लें। ये भी तो होता है अक्सर, लेकिन उम्मीद ये है कि आपके दिन का आगाज बहुत अच्छा हुआ है। और कराची का मौसम कदरे बेहतर है, लाहौर का भी बेहतर है। और उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले कुछ दिनों में जो ईद है हमारी वो भीग सकती है, बारिश हो सकती है। तो जो भी प्लान करें, बताना आपको ये है कि वो इसके मुताबिक कीजिएगा। दूसरा, कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वंस अगेन एक अच्छा दिन नहीं था, इस पर भी हमने बात करनी है। वंस अगेन वी लॉस्ट द मैच। और सॉरी, आप ऐसे करती हैं जैसे आप बाबर आजम हैं। नहीं, मैं टीम को नहीं, शर्म नहीं आती, मैं हंस रही हूं। लेकिन आज सबसे बड़ा जो इवेंट है, सबसे बड़ा जो दिन है, वो हज बैतुल्लाह के हवाले से है। आपको मालूम है मक्का मुकर्रमा में लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं गूंजने लगी हैं। हुज्जाज कराम की मिना में आमद के साथ मनासिक हज का आगाज हो गया है और हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। कोरोना वायरस के बायस उसके आने के बाद पिछले साल महदूद हज की कामयाबी के बाद इस साल 60,000 आज़मीन, जिनमें सऊदी शहरी और मुमलिकत में मुकीम गैर मुल्की शामिल हैं, उन्होंने मनासिक हज का आगाज किया है। आज आज़मीन हज के काफिले मैदान अरफात पहुँच कर हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा अदा करेंगे। मिना जहां हर साल खैमों का शहर आबाद होता है, इस साल भी महदूद हज के बायस इसका एक हिस्सा आबाद होगा। इस साल मिना में हुज्जाज कराम के लिए 6 टावर्स और 71 कैंप्स यूनिट्स यानी कि खैमे मखसूस किए गए हैं। टावर्स में 5,000 जबकि खैमों में 55,000 हुज्जाज कराम क़याम करेंगे। खैमों और रिहायशी टावर्स में कोरोना से बचाव के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जा रही हैं। मैदान अरफात की अगर बात करें तो यहाँ हुज्जाज जो हैं वो ज़ोहर और असर की नमाजें एक साथ अदा करते हैं, हमें मालूम है। और बाद नज़ार सूरज गुरूब होने के बाद तमाम हुज्जाज कराम मगरिब की नमाज अदा किए बगैर मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना होते हैं और वहाँ रात गुजारते हैं। तो बहुत बड़ा दिन है, दुआओं का दिन है। इस्लामी नुक्ता निगाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुसूसी फजीलत इन सभी 10 दिनों की और ख़ास तौर पे हज के दिनों की फरमाई है। और अमन और आश्ती के ये दिन हैं, उससे ये मंसूब हैं। और हमें अपनी दुआओं में हम सबकी दुआएं कबूल भी करें, हम सबको अपनी दुआओं में याद भी रखिएगा। और इस दिन के हवाले से, इस मुबारक दिन के हवाले से हमें अपनी दुआओं में जरूर शामिल रखना है। और अल्लाह करे कोरोना जल्द खत्म हो तो हम सभी इस काबिल हों कि हम हाजिरी दे सकें और जा सकें। इसी नोट के ऊपर हम हेडलाइंस की जानिब जाते हैं। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर और सिफारती अमले को काबुल वापस बुला लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने अफगान सफीर की वापसी को अफसोसनाक करार दे दिया। आजाद कश्मीर में इलेक्शन मुहिम, वजीर आजम इमरान खान और मरियम नवाज के एक दूसरे पर ताक कर वार। कराची और लाहौर में कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जोर पकड़ने लगा। बर वक्त एहतियात ना की गई तो संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है, हुक्काम ने वाजे कर दिया। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं से गूंज उठी। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में बात करेंगे मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब से उनकी किताब मंतकुल तैरे जदीद पर। और टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला गलत साबित हुआ। इंग्लैंड ने दूसरी T20 में पाकिस्तान को 45 रन से हरा दिया। जी जनाब, मैच की हमने बात करनी है और कल का मैच कुछ अच्छा नहीं हुआ। कल तीसरा अच्छा हो जाएगा ना? हाँ, बैलेंस हो जाएगा। चलें जी, देखते हैं जनाब, इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। अच्छा जी, तो बात हो जाए कुछ आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन की भी, और उसके साथ साथ कल जो बल्कि पिछले 2-3 दिनों से जो एक मसला चल रहा है अफगानिस्तान सफ़ीर की बेटी के हवाले से, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की बात बल्कि कर लेते हैं। उससे पहले ये मामला चूँकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वक्त अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपना सिफारती अमला वापस बुला लिया है, जो इस हवाले से डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान ने इस पर इज़हार ताज्जुब भी किया और इज़हार अफसोस भी किया है कि ये क्यों है। और अफगान सफ़ीर की जो बेटी का अगवा है, इसे शेख रशीद साहब ने, जो
वज़ीर दाखिला, उन्होंने आलमी साजिश करार दिया है। और दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब का ये कहना था कि अफगान हम मनसब से बात करेंगे और इस मामले को सेटल डाउन करेंगे कि ये सूरत हाल क्या बनी है, चूँकि पाकिस्तान के जितने तहकीकाती इदारे हैं वो किसी नतीजे पर पहुँच नहीं पा रहे हैं जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं उनके ऊपर। हमारे साथ इस वक्त वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे ज़रा बराह रास्त बात कर लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब तक की सूरत हाल पर क्या डेवलपमेंट हुई है। शाह साहब बहुत शुक्रिया एक तो हमें अलग वक्त देने के लिए। एक ये जिस तरह के ताने बाने पिछले दिनों में बुने जा रहे थे अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर, और फिर उसमें एक ऐसा वाकया जो बज़ाहिर एक मन घड़त सा वाकया लगता है, जो हकीकत के नज़दीक लगता नहीं है अगर हम हक़ाइक़ को देखें इससे जुड़े हुए, तो उसके बाद इतना बड़ा फैसला अफगानिस्तान हुकूमत का किया जाना, आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं और पाकिस्तान की इसके बाद क्या पॉलिसी होगी इसके ऊपर? देखिए, पहली बात तो ये है कि वाक़े के बारे में जब तक मुफस्सल रिपोर्ट ऑफिशियली मुझे ना मिल जाए मैं उस पर कोई तबसरा नहीं करूंगा। ठीक, अब जो रिपोर्टेड वाकया है उसके बारे में जब हमें इत्ला मिली, हमें अफसोस हुआ, हमें दुख हुआ। हमने क्या किया, हमने फौरी ताउन की पेशकश की। अफगान सफीर को दफ्तर खारजा बुलाया और उन्हें कहा हमें पूरी हमदर्दी है, आपकी बेटी हमारी बेटियों जैसी है और हम मुकम्मल तावन का इरादा रखते हैं। हम आपकी सिक्योरिटी, आपकी तसल्ली के मुताबिक उसको बीफ अप करने के लिए तैयार हैं और जिस किस्म की आपको अश्योरेंस चाहिए हम देने को तैयार हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ज़ाती दिलचस्पी ली और कहा कि फिल फौर उनकी तसल्ली के मुताबिक FIR काटी जाए और उनके साथ मुकम्मल ताउन किया जाए और जो भी मुजरिम है उन्हें फिल फौर गिरफ्तार किया जाए। ठीक है, ठीक है। हमने उनसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ताउन मांगा और उनका ताउन जरूरी है। जब तक वो ताउन नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंच सकती। अब तक जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें से कुछ मजीद सवालात उठे हैं जिसमें उनकी मौजूदगी और साहिबजादी की मौजूदगी जरूरी महसूस होती है। अब इस स्टेज पर अगर वो फैसला कर लेते हैं यहाँ से रुखसती का और पाकिस्तान छोड़ने का, इससे क्या होगा? एक तो इन्वेस्टिगेशन जिसका वो मुतालबा कर रहे हैं वो नामुकम्मल रहेगी, जो हम मुकम्मल करना चाहते हैं, और न सिर्फ मुकम्मल करना चाहते हैं, मुकम्मल करके उनके साथ शेयर करना चाहते हैं। ठीक, उसके साथ साथ इस स्टेज पर जहां अफगानिस्तान का पीस प्रोसेस जो है वो इतने नाजुक मरले में दाखिल हो चुका है, दोहा में मज़ाकरात हो रहे हैं, पाकिस्तान मुकम्मल ताउन कर रहा है, उस स्टेज पर उनका सफीर या ना होना बायलैटरल रिलेशंस के लिए और उस मज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने के लिए उनकी अदम मौजूदगी जो है वो दुश्वारियां पेश करेगी। लिहाजा उन्हें अपने फैसले पर नजरसानी करनी चाहिए। मेरी आज अभी कुछ देर बाद गालिबन 10 बजे अफगानिस्तान के वजीर खारजा से मैं बात कर रहा हूँ और उनको मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाना चाहता हूँ और उनसे दरखास्त करूंगा अपने फैसले पर नजरसानी करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ज्ञानदारी से इस इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करेंगे और उनकी बेटी हमारी बेटी जैसी है। ठीक है। शाह साहब बहुत शुक्रिया, आपकी पॉलिसी स्टेटमेंट ही हमें चाहिए थी। आपने हमें बताया पाकिस्तान एक तो मुकम्मल तौर पर साफ शफाफ इस मामले की तहकीकात कर भी रहा है और करना चाहता है, लेकिन शाह साहब ने वाजे किया कि अगर हमें उनका ताउन नहीं मिलेगा तो ये तहकीक मुकम्मल हो नहीं पाएगी। दूसरी जानिब उन्होंने कहा कि अब से कुछ देर के बाद वो कॉल करने जा रहे हैं, राब्ता करने जा रहे हैं अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा से और इस मामले पर वो उन्हें मुकम्मल ताउन का यकीन भी दिलाते हैं और उनका कहना था कि उनकी बेटी हमारी बेटी है, हम हर तरह का ताउन करेंगे और वज़ीर आज़म की भी यही हिदायत हैं। एक इससे पहले कि हम आगे बढ़े कश्मीर इलेक्शन की बात करें, पाकिस्तान को फैटिफ ग्रे लिस्ट के अंदर रखने के हवाले से जो इतने अरसे से पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान कहता आ रहा है कि भारतीय साजिश है और भारत ये चाहता है कि फैटिफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान रहे, वो इस वक्त सच होता नजर आता है। और कल जो जयशंकर हैं उन्होंने इसका इतराफ़ भी कर दिया और उन्होंने कहा जी बहुत ज़्यादा हमने इसको वक्त भी दिया, वसाइल भी दिए कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में लाया जाए और फिर रखा जाए। कल इसका उन्होंने इनकार भी किया और इसकी वजह से उन्होंने बाकायदा तौर पर इसका क्रेडिट मोदी हुकूमत को दिया। ये बिल्कुल वही क्रेडिट है जो मोदी पाकिस्तान
को तोड़ने के लिए 1971 के हवाले से अपने नाम करते हैं और अपने नाम लेते हैं। कल ऐसे ही क्रेडिट फैटिफ के हवाले से भारत ने खुद लिया और पाकिस्तान ने अब बाकायदा तौर पर इस पर सवाल उठाया है और उठाना है ज़्यादा मौसर तरीके से कि क्या फैटिफ की वाकई हैसियत सियासी तो नहीं है, क्या उसकी हैसियत के ऊपर सवाल होता है या नहीं होता, इस पे भी बात यकीनी तौर पे अब होनी चाहिए। बिल्कुल, इसी हवाले से और बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से भी हमने डिस्कशन करनी है, हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। और बात करेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असेंबली के 11वें जनरल इलेक्शन की, तो वो 25 जुलाई को होने जा रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मजमूई तौर पर 45 हलकों में से 28 लाख से जायद वोटर्स अपनी राय का इजहार करेंगे। इनमें 33 अरकान असम्बली का इंतखाब आज़ाद कश्मीर के शहरी करेंगे, जबकि 12 अरकान असम्बली का इंतखाब पाकिस्तान में मुकीम 4 लाख से जायद जम्मू कश्मीर के महाजरीन करेंगे। इस वक्त इंतखाबी मुहिम की बात की जाए तो वो तेजी आ चुकी है। उसमें सियासी जमातों के दरमियान सियासी तनाव शदीद महाजराई देखने में आ रही है। नजरियात की बजाय शख्सियात पर सियासत की जा रही है। चोर, डाकू, गद्दार, मोदी का यार और कश्मीर फरोशी जैसे संगीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम जमातें एज यूजुअल अपनी अपनी जीत का दावा भी करें। जलसों में किसके जलसों में कितने आदमी थे, ये भी इस वक्त बड़ी गूंज है और कहा जा रहा है कि जिसके जलसे बड़े हैं वो इंतखाब जीतेगा, लेकिन जलसे कभी भी डिफाइन करते नहीं है किसी की पोजीशन को। खैर, वजीर आजम इमरान खान, मरियम नवाज, इससे पहले बिलावल, बासिफा, भिम्बर, मीरपुर, बाग, बहुत सारे इलाकों में जलसे हो चुके हैं। इस सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एक्सपर्ट एनालिस्ट जनाब इम्तियाज गुल साहब हमें ज्वाइन करें, सियासत के हवाले से माहिर तजियाकार है, उनसे पूछ लेते हैं इस गर्मा गर्मी को कैसे देख रहे हैं। क्या वो एक टिपिकल रिजल्ट ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिसकी मरकज में हुकूमत हो वही कश्मीर में हुकूमत बनाता है, या फिर कुछ मुख्तलिफ देख रहे हैं इस बार? गुल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एज वेल। देख रहे होंगे आप, टेम्परेचर भी आपके सामने होगा, लेकिन ये टेम्परेचर मुझे लगता है हर बार ही होता है। इस दफा तब्दीली ये है कि 2 जमातें नहीं हैं, 3 जमातें हैं बड़ी इस तरफ से, तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, इस दफा भी पहले तो सबको सलाम। सुबह सुबह हम सियासत की बात शुरू कर देते हैं, अच्छा भी नहीं लगता, रात सोते भी हैं तो सियासत की बातें। लेकिन बहरहाल इस दफा गुज़श्ता इलेक्शन में भी 3 जमातें थी, इस दफा भी 3 जमातें हैं, लेकिन जो लब लहजा चंद लीडरों ने इख्तियार किया है वो एक बताता है कि किस तरह हमारा जो सियासी कल्चर है यहाँ पे वो इन्हतात का शिकार हुआ है। मैं तो गुज़श्ता रोज़ हैरान रह गया। वज़ीर आज़म की तो अपनी एक टोन है, मुसलसल 3-4 साल से अपनी जो एक 2 फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ वो बातें करते ही करते हैं। लेकिन गुज़श्ता रोज़ मैं सुन रहा था जो मरियम सफदर साहिबा हैं, उन्होंने तो शायद काफ़ी हदें भी फलांग दी। अब देखिए, जब उन्होंने कहा कि अपने बेटे के हवाले से जब उन्होंने कहा कि जुनैद नवाज शरीफ का नवासा है, कोई गोल्ड स्मिथ का नहीं, यहूदियों की गोद में नहीं पल रहा है, यानी बड़ा उन्होंने तहकीर आमेज अंदाज में यहूदियों का जिक्र किया है। और ये आपको मालूम है कि अगर यूरोप में इस किस्म की बात इन्होंने की होती तो ये अभी तक इन पे मुकदमा बन चुका होता, पूरी यहूदी लॉबी इनके खिलाफ सरापा एहतजाज बन चुकी होती। शायद उनको समझ नहीं आ रही कि उनके अल्फाज का मतलब क्या है, गरीब लोगों को इस तरह गुमराह करते हैं। अब पीटीआई के अपने रहनुमा जो हैं उनका कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, जो वहाँ पे बैरिस्टर साहब हैं, तो वैसे मजमुई बड़ा एक अखलाकी ये जो बिलो द बेल्ट इस तरह की तकरीरें की जाती हैं अवाम के सामने हजारों लोग होते हैं और टीवी पे लाखों लोग देख रहे होते हैं, इसका कोई फायदा भी होता है इन सियासी रहनुमाओं को या पॉलिटिकल जो तहरीकें चल रही होती हैं? इसका मुझे तो जाती तौर पे लगता है कि नुकसान ही होता है या एक्सपोज होते हैं। आपका क्या तज्जिया है इस हवाले से? देखिए, जब मरियम नवाज साहिबा की ये तकरीर तर्जुमा होकर बाहर जाएगी तो फिर इनको और इनके वालिद साहब को एहसास होगा, जब यहूदियों के हवाले से बात करते जो कि बिल्कुल गलत है। मतलब किसी की ज़ाती ज़िंदगी में नहीं जाना चाहिए किसी को, चाहे वो वज़ीर आज़म है, चाहे मरियम है, चाहे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, ज़ाती ज़िंदगी को बिल्कुल टच नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो नुकसान वाली है वो मेरा ख्याल है खुद को एक्सपोज कर रहे होते हैं। आपने सही कहा है कि अपनी जो कमज़ोरियां हैं वो आप लोगों के हाथों में दे रहे हैं। इलेक्शन से फ़ायदा होता है नहीं होता, लेकिन उसके ज़रिए आवाम के जहनों में, ख़ास तौर पर उन लोगों के जहनों में जो इनको फॉलो करते हैं, आप एक मजीद जहर घोल रहे हैं। उनकी तालीम नहीं कर रहे हैं बल्कि उनको एक जहालत के गढ़ों में मजीद नीचे धकेल रहे हैं। तो बड़े एक अफसोस की बात है, मैं समझता हूँ। बिल्कुल ये ऐसी है। अच्छा इम्तियाज साहब, चले सियासत की बात तो हम करते ही रहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान बड़े अहम मोड़ पे
खड़ा है। ऐसा लगता है कि एक बड़ा डिफाइनिंग मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए जब अफगानिस्तान अमरीकी फौजें निकल रही हैं। कल एक बड़ा ज़बरदस्त इंकिशाफ सामने आया भारत की तरफ से, जिसमें भारत ने कन्फेस किया बाकायदा तौर पर कि पाकिस्तान को फैटिफ की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए दे हैव स्पेंट लॉट ऑफ रिसोर्सेज, और उन रिसोर्सेज की वजह से पाकिस्तान शामिल भी हुआ और फिर रहा भी ग्रे लिस्ट में। इस इकरार के बाद आप पाकिस्तान की सिफारती पॉलिसी क्या समझते होनी चाहिए और बैनुल-अक़वामी दुनिया को इस बयान को कैसे लेना चाहिए स्टेटमेंट के बाद? देखिए, मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा इंकिशाफ है। आप देखिए तो जब गुज़िश्ता 4 बरसों से जितने भी इजलास होते रहे हैं और एक मौके पे भारतीय मंदूब वहाँ पे बाकायदा शरीक चेयरपर्सन भी होते थे फैटफ के एशिया पैसिफिक ग्रुप में, और उसमें तो उनकी बाकायदा ये कोशिश होती थी कि बाकी लोगों के साथ मिल के लॉबिंग करें और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट में डालने की कोशिश करवाएं। इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। ठीक है, पहली मर्तबा जयशंकर साहब ने ये बात कर दी है, लेकिन ये हमें जहन में रखना चाहिए कि जो बातें ग्रे लिस्ट में, जो काम ग्रे लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान में हुए हैं, वो शायद 15-20 साल पहले हो जाने चाहिए थे। यही हमारे सेक्रेटरी खजाना होते थे डॉक्टर वकार मसूद साहब जी, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सेक्रेटरी फाइनेंस रहे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में भी थे, PMLN की हुकूमत में भी थे। इन्हीं के दौर में ये सारे लेकुना जो खामियां थी हमारे बैंकारी निज़ाम में, मनी लॉन्ड्रिंग में, टेरर फाइनेंसिंग में, अब ठीक है दूसरी साइड पे आ गए हैं, लेकिन ये खामियां मौजूद थी। हमें इस पे तो बहस ही नहीं करनी चाहिए। अपना जो सिस्टम है वो बहुत बेहतर है और इस पे हमें खुश होना चाहिए। हमें अपने आप को बेसिकली इंप्रूव करना है इस सारी सूरत हाल को लेकर, और ओबियसली दुनिया के सामने तो भारत का चेहरा बेनकाब हो ही रहा है। बहुत शुक्रिया आला सुब, एक तो हमें ज्वाइन करने के लिए, दूसरा सियासत पे बात करने के लिए जो थोड़ा सा कह रहे थे सुबह सुबह कि हम सियासत की बात करते हैं। चले जनाब, हम ब्रेक पे जाना है, लेकिन उस ब्रेक पे जाने से पहले हम थोड़ी सी आज एक बर्थडे विश करेंगे। अभी करेंगे बिल्कुल। अदाकार, गुलकार और प्रोड्यूसर नदीम बेग आज अपनी 80वीं सालगिरह मना रहे हैं। बिल्कुल, नदीम साहब का असल नाम तो मिर्जा नजीर बेग मुगल था, लेकिन शोहरत उन्होंने पाई नदीम बेग के नाम से। लेजेंडरी अदाकार और प्रोड्यूसर सर 1900 इनकी डेट ऑफ बर्थ है जी 19 जुलाई 1941 को पैदा हुए, और इनकी जो शख्सियत थी और इनकी जो कह लें दिलकश अंदाज था, ये गुलकारी किया करते थे। गुलकार तो ना बन पाए मगर सुपरस्टार अदाकार जरूर बने। 1967 में फिल्म चकोरी से अपने करियर का आगाज किया। मानी खेज आंखों वाले नदीम साहब की हम बात कर रहे हैं, और इस फिल्म में शबाना उनकी हीरोइन बनी। उन दोनों की जोड़ी ने धूम मचा दी। फिल्म चकोरी की अगर हम बात करें तो आज भी उसको 200 से ज्यादा फिल्में शामिल हैं। फनी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज से भी नवाजा गया। हमारे लिविंग लेजेंड नज़ीर बेग, जनाब अलमारूफ नदीम बेग साहब, आज उनको हम हसीन पेश कर रहे हैं, अपनी सालगिरह मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन लिविंग लेजेंड नदीम साहब। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बैक टू एक्सप्रेसो। और अब आपकी मुलाकात बहुत ही अहम और मजेदार शख्सियत से कराते हैं। बहावलपुर में पैदा होने वाली पाकिस्तानी निजात दुर्दाना अंसारी साहिबा के हवाले से हम बात करने वाले हैं। बरतानवी नेवी में कप्तान के ओहदे पर फायज होने वाली पहली पाकिस्तानी और पहली मुस्लिम खातून बन गई हैं। बहुत ही एजाज की बात है और खुशी की बात है हमारे लिए। अगर इनके हवाले से बात करें तो दुर्दाना साहिबा ने बतौर सहाफ़ी 22 साल BBC में गुजारे हैं, जबकि 2012 में दुर्दाना अंसारी को ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से भी नवाजा गया। 2018 में ऑनरेरी कमांडर रॉयल नेवी अवार्ड से नवाजा गया। दुर्दाना साहिबा बरतानवी मुस्लिम खवातीन के लिए फलाही काम भी बहुत ज्यादा कर रही हैं और पर्ल एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से एक इदारा भी चला रही हैं। ये फाउंडेशन बेसिकली मुस्लिम खवातीन को पढ़ने लिखने और मयार जिंदगी बेहतर बनाने के लिए तरबियत भी देता है। और इसके साथ साथ जी इनकी ये जो अच्छी खबर हमें मिली तमाम पाकिस्तानियों को, ये आसिम अजहर साहब की ट्वीट से मिली, जो बेसिकली दुर्दाना साहिबा आसिम अजहर की खाला भी हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सुबह के 4 बजे वहाँ पे, लेकिन स्टिल कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, हमारे शो एक्सप्रेसो का हिस्सा बनी। बहुत शुक्रिया दुर्दाना साहिबा कि आप अर्ली इन द मॉर्निंग हमारे शो का हिस्सा बनी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अरमला और इमरान, शुक्रिया आपका दावत देने का। और 4 बजे मैं जागी थी, अब तो खैर आके काफी 5:30 से आगे हो गए। ठीक हो गया। आप कहीं भी बुलाएंगी मैं किसी वक्त भी आ जाऊंगी। That's so kind of you, that's so kind of you। अब ये बताइएगा, सहाफत से नेवी तक का सफर कैसा रहा आपका? ये तो बहुत लंबा सफर रहा और पिछले अब मुझे कुछ 4 दिन पहले 45 साल हो गए बरतानिया में आए हुए,
और जब सहाफ़ी रही, सहाफ़ी जो होता है हमेशा सहाफ़ी रहता है, उसको हमेशा खबरें चाहिए होती हैं मज़े मज़े की। लेकिन ये है कि कुछ कभी-कभी इंसान को अंदाज़ा नहीं होता कि किस रास्ते से कोई रास्ता है, क्योंकि आप मंजिल, मेरा ख्याल में मैं इतनी ज़्यादा उस पर जो है ज़्यादा अपना गौर व फ़िक्र नहीं करती जितना कि मेरे लिए रास्ता ज़रूरी है। और मेरे ख्याल में मेरे जैसे बहुत सारे लोगों के लिए, आपके लिए भी, अगर रास्ता खूबसूरत होगा तो आपके लिए मंजिलें जो हैं वो कई एक या के बाद दीगरे आती रहेंगी। तो वहाँ से जब मैं वर्ल्ड सर्विस में BBC में थी तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगला मेरा कदम जो है 22 साल के बाद क्या होगा। लेकिन मैं खुशनसीब रही कि मुझे हमेशा, कहते हैं ना, हेड हंटेड रही। तो मैं यहाँ काम कर रही हूँ, फिर मैं अर्थक्वेक में काम कर रही थी तो पता चला कि वहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं, वो चाहते थे कि मैं कुछ ख़वातीन के लिए काम करूं, तो वो वहाँ से मुझे बुलाया गया और मैं डायरेक्टर बन गई एक चैरिटी की। वो उस ज़माने की बात है, ज़माना यानी ये कि करीब, माज़ी करीब कहते हैं उसे। फिर उसके बाद अगर सफ़र पूछते हो तो फिर मुझे, जैसा आपने फरमाया कि मुझे मलिका बरतानिया ने मुझे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर का खिताब दिया। लेकिन मैं सच बताऊं अरमला और इमरान, मैं कभी कोई काम ऐसा नहीं करती कि मुझे पता हो कि इसके बस मुझे क्या मिलेगा। मुझे लोगों को, अगर उनको कुछ ना कुछ उनके फ़ायदे हो जाते हैं, उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर हो जाती है, मेरे लिए ये सबसे बड़ा इनाम रहा है हमेशा। और ये जो आया कप्तान होने का, वो भी एजाज़ी कप्तान, ज़िंदगी में इसके लिए बारे में कभी नेवी का सफ़र कभी तसव्वुर ही नहीं किया था। हाँ, मैं एक स्पाइसीज हूँ, मछली हूँ, तो पानियों की तरफ कुछ मुझे ज़्यादा मेरा ख्याल में रुख रहता है या वो मुझे खींचते रहते हैं। तो पानी, झरने, दरिया जो है वो मेरे साथ। वो कहते हैं ना, आपने वो बात की, तो सफर खूबसूरत है मंजिल से भी, लेकिन देखने वालों को सिर्फ मंजिल नजर आती है। जब आप मंजिल पे पहुंच जाते हैं, हम जैसे उसको देख के उसकी तारीफ करते हैं और खुश होते हैं, लेकिन वो सफर कितना मुश्किल था, वो कठिन कितना रहा, उसके लिए आपने क्या क्या कुर्बान किया, यकीनी तौर पे वो हम जैसे लोगों को नहीं पता होता। मेरे सवाल के दो हिस्से हैं। एक तो वो सफर कितना मुश्किल था, और क्या वाकई आपको लगा कि आप अगर पाकिस्तान में भी होती तो क्या ऐसा कर पाती, किसी ऐसी जगह पे पहुंच पाती, नंबर 1। नंबर 2, सहाफत कितना काम आई यहाँ तक पहुंचने में? देखिए, पहला आपका सवाल ये कि मैं अपने आप को फूल तो नहीं कहती, लेकिन फूल जो है खारों में कहीं भी खिल सकता है, तो वो बात नहीं है। और फिर दूसरे, आपको सराहने वाले, आपको समझाने वाले, आपको रास्ता दिखाने वाले, रोशनी दिखाने वाले सबसे बड़ा अल्लाह ताला है। उसने आपका एक रास्ता जो है वो तयन किया हुआ है, लेकिन आपको अपने साथ बहुत ज़्यादा सच बोल के रहना पड़ता है। उसके बाद जब आप अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हाँ ये काम है, ये काम मुझे करना चाहिए, तो फिर आप दूसरों को भी कन्विंस करने में कामयाब हो जाते हैं। तो सबसे पहला तो ये कि अपने ऊपर यकीन होना और ठोस सोच रखना, ऐसा हवा में चलने वाली बात नहीं है। और रास्ते, जैसा आप कह रही हैं कि मुश्किल हो, कोई भी रास्ता आसान नहीं है। अगर आप ये सोच के चलेंगे मेरा हर रास्ता चलता चला जाएगा, मैं आज, मुझे कितने बरस लगे यहाँ, 30 साल लगे मुझे यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन मुझे क्या इल्म था कि 30 साल पहले आज मैं यहाँ इतने बड़े यूनिफॉर्म में, मुझे स्ट्रिप्स लग रही हैं और मुझे पोर्ट्समouth बुलाया जा रहा है, और वहाँ एक खूबसूरत, you look so great, बहुत जबरदस्त, बहुत ग्रेसफुल लग रही है आप। जीते रहिए आप। नेवी वाले भी यही कहते हैं। मैं सबसे पहले नेवी, रॉयल नेवी की और सी लॉर्ड की और हर मैजेस्टी द क्वीन का इतनी शुक्रगुजार हूँ उनकी कि उन्होंने एक राख में से एक कहीं चिंगारी उनको मिली और वो ले आए, लेकिन काम अपने सही करने चाहिए। दूसरा सवाल आपने मुझसे कहा कि सहाफत कैसे काम आई। देखिए, वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घड़ी अगर आपके जहन में नहीं है, BBC वर्ल्ड सर्विस में जब ग्रीन लाइट आती है और आपको, मुझसे कहा आपके दोस्त, आपके प्रोड्यूसर अरसलान ने कि मैम इतने बजे आ जाइए, मैंने कहा नहीं, ये टाइम है, क्योंकि दिमाग में आपके घड़ी होनी चाहिए और किसी को लेट डाउन ना करें। कभी ऐसा हुआ है कि सॉरी आज की खबर जरा देर हो गई है, हम तो 5 मिनट बाद आएंगे। तो अगर हमारे जहनों में से किसी का वादा, किसी का वक्त का जिया जो है, वो सबसे बड़ी
टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सहाफत से देखिए रिसर्च करना जो है वो बेइंतहा जरूरी है। जब तक आप कहानी को समझेंगे नहीं आप उसको डिलीवर भी नहीं कर सकते। तो दोनों सवाल आपके हो गए। ठीक हो गया, जबरदस्त। हम आपके सोशल वर्क के हवाले से भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ बरतानिया में सोशल वर्क भी कर रही हैं और मुस्लिम खवातीन के हवाले से भी काम कर रही हैं। ये आपकी जो कह लें ज़िंदगी या करियर का एक दूसरा जो कह लें साइड पे भी एक चीज़ है जिसको आप परसू कर रही हैं। ये एक्सपीरियंस आपका कैसा है? देखिए अरमला, मैं ये प्रोग्राम जो है 2006 से, वही बात बताऊं आपको कि ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने मुझे इसके लिए दावत दी। विंडसर कासल में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां वो एक मुस्लिम पावरफुल मुस्लिम वुमन की तलाश थी उन्हें, तो उनको नजर आया कि मेरे अंदर शायद वो बातें हैं। तो 2006 में मुझे BBC मैंने छोड़ा और मैं आ गई डायरेक्टर ऑफ अ चैरिटी। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये मैदान कौन सा है। मैं तो ब्रॉडकास्टिंग में एक हमेशा जिंदगी गुजारी थी, लेकिन जब आपके सर पे पड़ती है और मैं हमेशा जैसे गहरे समंदर में मुझे धकेल दिया जाता और कहते हैं कि अब तैरना, लहरों से आप वाकिफ हो ही जाते हैं। अच्छा, मैं आसिम के हवाले से भी आपसे पूछना चाहता हूँ। हमारे स्टार हैं और बहुत मशहूर हैं पाकिस्तान के अंदर, और उनकी ओब्वियसली हमने कहा कि उनका जो एक पोस्ट था उससे हमें पता चला, एंड देन वी लव टू हैव यू। एक तो ये कि जब बच्चे इस तरह से ऊपर आ जाते हैं और इतनी छोटी सी उम्र में आसिम सुपरस्टार बन गए हैं, आपसे बड़ा प्यार भी करते हैं, उन्होंने अपने उस पोस्ट में मेंशन भी किया, तो बीइंग खाला कैसा लगता है आपको? इस हवाले से भी हमें बताइए। देखिए, आसिम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, आसिम पूरी दुनिया में उसका नाम है। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तानी उसको जहाँ रहते हैं वो जानते हैं। मतलब किसी को पता चल जाए कि मैं आसिम की खाला हूँ, अब देखिए आपको खुद ही अंदाजा हो गया कि उसने एक ट्वीट किया और पता नहीं कहाँ से लोग जो हैं वो, मुझे तो मतलब मेरे बेटे ने कहा अम्मी देखिए आप पब्लिक फिगर हैं, आप प्लीज, क्योंकि मैं फेसबुक वगैरह पे बहुत ज्यादा नहीं होती। आसिम बेटे ने जो कमाल किया वो ये किया कि पता नहीं हर कोने में से, पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह से लोग जो हैं। पिछले प्रोग्राम में तो मुझे आसिम की खाला भी कहा जा रहा था। आसिम की खाला हूँ और दिलो जान से उसकी खाला हूँ। बल्कि और बहुत अच्छा किया आसिम ने कि हमें कम से कम पता चला और हमारी आपसे बात हो रही है, और आपके जरिए पता नहीं कितनी खवातीन है पाकिस्तान में और दुनिया भर में जो इंस्पायर होंगी इससे, जो सफर आपका रहा है। जी, खुदा करे इमरान ऐसा ही हो, क्योंकि देखिए कभी ये मत तसव्वुर कीजिए कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अपने जहनों से, अपने दिल से, अपनी रूह से निकलिए बाहर, अपने खोल से बाहर निकलिए। जरूरी नहीं है कि आप जैसे हैं, जो लिबास पहनते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, मगर बढ़ सकते हैं, उसके लिए कोई अबाउंड नहीं है। थैंक यू वेरी मच दर्दाना साहिबा कि आपने हमें ज्वाइन किया, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन, आप हमारा फख्र हैं। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, माशाल्लाह जितनी ग्रेसफुल आप लग रही हैं उतनी ही लाइवली पर्सन भी हैं, और आपसे बात करके हमने बहुत एंजॉय किया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस वंस अगेन। हमारे साथ दुर्दाना अंसारी साहिबा मौजूद थी, जिनको अभी रॉयल नेवी में एजाजी कप्तान बनी है वो, और हमने ज़रूरी समझा कि हम उनसे बात करें और उनकी लाइफ और अचीवमेंट के बारे में इस मुख्तसर वक्त में जानने की कोशिश करें। अभी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। बेहतरीन ग्लो। नाजरीन, लाहौर के कदीम बाजारों में से एक बाजार मजंग का भी है, जहां पर तरह तरह का खाना बनाने वाले और तरह तरह का खाना खाने वाले दोनों ही मौजूद हैं। जितना कदीम ये बाजार है उतनी ही कदीम एक खाने की दुकान भी है। वो क्या बनाते हैं, चले आए चलकर देखते हैं। चुकी हूँ शाहदीन माही कदा पर, जो कि 100 साल से जायद अरसे से खालिस बेसन में पकौड़े बना रहे हैं। आए चलकर देखते हैं कि यहाँ का टेस्ट कैसा है और इनके ऑनर से भी बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर अदील शुजा साहब। आप सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये काम किसने शुरू किया था और आप कब से ये काम कर रहे हैं? ये काम मेरे परदादा जी ने शुरू किया था, फिरोजुद्दीन साहब ने। 1918 से माशाल्लाह हमारा ये काम चल रहा है। फिर मेरे दादाजी ने इसको संभाला, शाहदीन साहब ने, और अब मेरे वालिद साहब मियाँ शुजाउद्दीन और मेरे चाचू सलाउद्दीन, और साथ में अब हम इसको चला रहे हैं। ये हमारी 4th जनरेशन है। आप बेसन के पकौड़ों के अलावा और क्या क्या बनाते हैं? हमारा ये स्पेशल तो मछली होती है, बाकी हमारे पास पकौड़े, आलू, बैंगन, अंडे वगैरह, फ्राइज़ हैं, समोसे वगैरह, ये आइटमें होती है हमारे पास। आपके पकौड़ों की ऐसी क्या खास बात है जो लोग दूर दूर से खाने आते हैं? एक मेयार है,
टेस्ट है, बेसन हमारा स्पेशल होता है, अपना बनवाते हैं, मसाले स्पेशल होते हैं, और सबसे बड़ी बात जो टेस्ट शुरू से चला रहा है वही अब तक मेंटेन है, उसी को हम लेके चल रहे हैं। आपने बताया कि आप सर्दियों में मछली भी लगाते हैं, आपके पास पकोड़े भी हैं और टिक्कियाँ वगैरह भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है? ज़्यादा डिमांड पकौड़ों की और मछली की डिमांड बहुत है। सर्दियों में माशाल्लाह हमारे पास टाइम ही नहीं होता काम करने का, इतना रश होता है हमारे पास। इतना पुराना बाजार है और इतनी पुरानी ही आपकी दुकान है, तो कोई मशहूर शख्सियत आती होंगी आपके पास? यहाँ पे हमारे पास माशाल्लाह सारे सियासतदान वगैरह आते रहते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब खास तौर पे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, और हाई कोर्ट के माशाल्लाह सारे वकील वगैरह वो सारे हमारे कस्टमर हैं। आर्टिस्ट आते हैं अलग अलग से, दूर दूर से, हर जगह से लोग आते हैं। लाहौर में शायद ही कोई लोग हों जिन्होंने यहाँ से आके पकौड़े वगैरह टेस्ट ना किए हो, मछली ना खाई हो। पकौड़ों के साथ कितनी किस्म की चटनी सर्व करते हैं? एक ही, खुरमानी की। आपके पकौड़ों की रेसिपी क्या है? हमारे पकौड़ों में बेसन, प्याज, नमक, मिर्च और पालक होती है, आलू नहीं डालते हम लोग। तलने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, घी या तेल? नहीं, हम शुरू से सरसों का ऑयल यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका कलर, इसकी खुशबू जो खाने की है वो सरसों के तेल में बनती है, इसके अलावा हम कोई ऑयल नहीं यूज़ करते। कस्टमर ने कभी कोई कंप्लेन की? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारा टेस्ट ही मेंटेन है, तो ऐसी कोई शिकायत नहीं। शिकायत हो तो लोग कम आना शुरू हो जाएं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आप ये बताएं कि पकोड़े ज़्यादातर किस मौसम में खाए जाते हैं? पकोड़े सारा साल खाए जाते हैं, लेकिन जिस दिन बारिश का मौसम हो उस दिन फिर माशाल्लाह ज़्यादा बिकते हैं, रश होता है उस दिन। बाजार में इतना ज़्यादा रश है तो कस्टमर को आपके दुकान पर आने में कोई दिक्कत तो नहीं पेश आती? जी, प्रॉब्लम तो होती है, रश है, गाड़ी वाले कस्टमर को तंगी होती है, लेकिन जहाँ पे टेस्ट मिले लोग आते हैं वहाँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कस्टमर मौजूद हैं, आए इनसे पूछते हैं आप क्या लेने आए यहाँ से? पकौड़े लेने हैं। अच्छा, आपको टेस्ट कैसा लगता है यहाँ? अच्छा होता है इनका टेस्ट। कब से खा रही हैं यहाँ से? काफ़ी देर से। काफ़ी देर से खा रही हैं। ज़्यादा जो मौसम होता है, कौन सा मौसम ऐसा है जिसमें आप पकौड़े खाने पसंद करते हैं? सर्दी का या बारिश का मौसम होता है। नाजरीन, मेरे लिए खालिस बेसन के पकोड़े जो कि खालिस सरसों के तेल में बने हुए हैं आ चुके हैं, और साथ में है टिक्कियाँ। इसको ट्राई करते हैं। नाजरीन, वो कहावत तो आपने सुनी होगी, ओल्ड इज गोल्ड। जितनी कदीम ये दुकान है उतने ही लजीज ये पकोड़े भी हैं। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं अगले नए देसी खाने के साथ। अल्लाह हाफिज़। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। शो के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अब बारी है हमारे सेगमेंट की। सेगमेंट निकले तेरी तलाश में, और इसमें मुंतकिल तैर जदीद के हवाले से बात हो रही है। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब और वकार अहमद मलिक कंडक्ट करते हैं। सो देखते हैं आज क्या बात होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। तारड़ साहब से उनके नावल मंतकुल तैर जदीद पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। उनसे सवालात हम कर रहे हैं मंतकुल तैर जदीद के हवाले से। तारड़ साहब, इन्हीं सवालात का सिलसिला हम जारी रखते हैं और आपसे सवाल ये है, मंतकुल तैर जदीद के हवाले से आपसे सवाल ये है कि इल्म का एक ज़रिया तो सर साइंस है, यानी हिस्सियात के जो तजर्बे में जो चीज़ें आती हैं, जो काबिल मुशाहिदा होती हैं, जिनको जो रेप्लिकेट हो सकती हैं, जिनको दोहराया जा सकता है, उनको हम साइंस कह लें, तो एक ज़रिया इल्म ये हो गया। दूसरा ज़रिया इल्म हम उस तरफ जाएंगे जिस तरफ एलेडिस सेक्सले है या विलियम जेम्स हैं या इकबाल हैं, कार्ल जॉन्ग हैं हमारे नफ्सियात के, जो वजदान या एहसास या इसको भी ये पर्सनल एक्सपीरियंसेस में जो आती हैं चीज़ें, उसको भी ज़रिया इल्म मानते हैं। तारड़ साहब, आपकी जो बाद में आने वाली तहरीरें हैं, यानी जिस तरह भी हम मंतकुल तैर जदीद की बात करें या, तो उसमें आपका टिल्ट या आपका रुझान इसी तरफ नुमाया सा नहीं नज़र आता? मतलब ये एक मैं बहसीत कारी आपसे पूछ रहा हूँ। वो जो सोच की एक है पहलू जी, वो तो शुरू से था। ठीक है। मतलब मैं फिर वो पखेरू का हवाला देता हूँ जो पंजाबी में मैंने लिखा, और उसमें गिद्ध आपस में बातें करते हैं, उसमें और परिंदे आपस में बातें करते हैं, और वो सारा पैटर्न जो है वो वादतुल वजूद का है। इसी तरह बाकी जितने नावल हैं उनमें भी जस्ता जस्ता आपको ऐसे कैरेक्टर मिलेंगे। चुनांचे ये नहीं है कि इस उम्र में आके तो मतलब कि ये अब ये सिलसिला शुरू हो गया।
मेरा ख्याल है कि हर शख्स में एक अब स्पिरिचुअलिज्म कह दें, हर शख्स में मौजूद होती है एक रमक। अब उस ये कह लें कि एक चिंगारी होती है, अब वो भड़कती है या नहीं भड़कती, ये अलहदा बात है। ठीक। आखिरी उम्र में वो इसलिए भड़कती है कि बाकी तमाम चिंगारियां बुझ जाती हैं, तो शायद इसलिए। लेकिन इसके ये जो जवाब है, इसको मैं इसलिए नहीं मानता कि इसके बाद मैंने बिल्कुल एक नावल जो है शहर खाली क्या खाली लिखा है, वो नावल है, उसमें कोई तसव्वुफ या कोई वैदान या और कोई चीज़ नहीं, डायरेक्ट एक जो मुशाहिदा है उसको मेज़ पे बैठ के कलम बंद किया गया। दरअसल न्यूटोनियन फिजिक्स से आइंस्टाइन तक हम चले जाएं तो मतलब साइंस के हवाले से एक ख़ास एतमाद एक हासिल हुआ कि हम चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और एक बड़ा ज़बरदस्त एतमाद दिया साइंस ने। लेकिन अगेन फिर भी अनसॉल्व जो क्वेश्चंस हैं या पैराडॉक्सेस हैं, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है, और साइंस के अंदर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्होंने दोबारा से हमारी तवज्जो जो है वो दूसरे वाले इल्म की तरफ, जिसको हम रूहानी इल्म कह लें, स्पिरिचुअलिज्म कह लें, लूनर नॉलेज कह लें, कुछ भी कह लें, उस तरफ हमारी तवज्जो थोड़ी सी आई है। अच्छा, अल्केमिस्ट के हवाले से मेरा सवाल ये है कि इस तरह के जो बहुत सारे ऐसे नावल हैं जो ईस्टर्न थाट्स पे मबनी हैं, उन्होंने मगरब में बेतहाशा मकबूलियत हासिल की है। इसकी वजह कहीं वहाँ पे वो स्पिरिचुअलिज्म या ये जो दूसरी साइड है, इसके हवाले से कोई तशनीगी है या कोई प्यास है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं इस तरह के नावल जो ईस्टर्न थाट्स पे मबनी होते हैं? नहीं, अब की नहीं है। जो बड़े नावल निगार मगरब के भी हैं ना जी, मसलन मोबी डिक जो है, जो कहानी है, उसको लोग वो स्पिरिचुअल हवाले से देखते हैं, या ये है कि भाई आप देखें ना, टॉल्स्टॉय जो है, टॉल्स्टॉय की तो सारा सिलसिला यही है, उसने तो अपना एक पैटर्न जो है बिलीफ का वो इजाद कर दिया था, और इसी तरह दोस्तोवस्की है, जो बड़े राइटर हैं, अनफॉर्चुनेटली जाहिर है कि मैं उनमें शामिल नहीं हूँ, ये सब इनके अंदर। अब मसला ये कि इन दिनों फैशन हो गया तसव्वुफ, ये जो सूफी नाइट है, मतलब सूफी नाइट का क्या मतलब हुआ? वो ही पुराने हमारे लोकगीत गा के उसको सूफी नाइट का नाम दे दिया। हर बंदा जो है तसव्वुफ की एक जाली सी चादर ओढ़े बैठा हुआ है, कोई बाबा बन के बैठा हुआ है, कोई कुछ बन के बैठा हुआ है, ये फैशन हो गया है। दैट इज द ट्रेंड विच इज वेरी नेगेटिव। ये तसव्वुफ की असल रूह जो कि बुल्ले शाह में, जो कि शाह हुसैन में है, जो बिटाई में है, जो सज्जन सरमस्त में है, इन सारे शायरों में है, ये उसको मजरू कर रहे हैं क्योंकि उसको उन्होंने कमर्शलाइज कर दिया। तो मैं उस तसव्वुफ की बात नहीं कर रहा। ठीक है, बिल्कुल। दरअसल तुर्की या फ़ारसी ज़ुबान में अगर आपके नावलों का, मैं मंतकुल तैर जदीद की बात करता हूँ, मंतकुल तैर जदीद का अगर तुर्की या फ़ारसी में तर्जुमा हो जाए इन ज़ुबानों में, आपको नहीं लगता कि तुर्की और फ़ारसी यानी तुर्की और ईरान में आप बेतहाशा पॉपुलर हो सकते हैं? मंतकुल तैर जदीद में जिन मौज़ूआत पे आपने बात की है उस हवाले से कह रहा हूँ। पिछले दिनों एक्चुअली किसी तरह एक तेहरान यूनिवर्सिटी की डॉक्टर खातून है, संस्कृत में शायद उन्होंने किया, और हिंदुइज्म पे काफ़ी उनकी रिसर्च है, और इंडियालॉजी की वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। अच्छा। उन तक एक डॉक्टर सफीर हैं इस्लामाबाद तक, उन्होंने, और मैं आपको बता नहीं सकता कि उन पर क्या असर हुआ। मतलब है कि उन्होंने फिर मुझसे रब्ता किया, तफसील से पूछा कि किस तरह आपको ये ख्याल आया कि उनका कहना है, क्योंकि वहाँ मौलाना रूम की निस्बत ईरान में अत्तार की जानिब ज़्यादा माइल हैं लोग। ठीक है। उसके मुख्तलिफ हैं वजूहात हैं। तो वो उन्होंने कहा कि मैं बुल्ले शाह और सुल्तान बाहू के ऊपर भी रिसर्च कर रही हूँ। ठीक है। कि अत्तार का जो इन्फ्लुएंस है इनके ऊपर। तो उनका ये कहना है कि उनका कि ये हमें यहाँ पे भी किसी को ये ख्याल नहीं आया कि इस नौइयत का नावल लिखा जाए, और वो उसकी एक फरंग बना रही। अब उनका इरादा तो है कि उनको फारसी में किया जाए, लेकिन मसला ये है कि मैं जो कुछ लिखता हूँ वो मतलब सबको कबूल नहीं होता, किसी ना किसी को इतराज़ होता है उसके ऊपर।
तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे फारसी में वो होगा ट्रांसलेट, और उसको जो है ईरानी लोग वो किस तरह कबूल करते हैं या नहीं करते। लेकिन ये है कि वहाँ पे तेहरान यूनिवर्सिटी में बाकायदा इस पे काम हो रहा है, और मेरे बाकी बल्कि उन्होंने मंगवाए नावल मसलन जो है खसो खाशाब ज़माने, उसका लास्ट चैप्टर टोटली अवतार के परिंदों के हवाले से है, लेकिन वो जो है हीरो हीरोइन वो उन परिंदों का रूप धार जाते हैं, और वो भी उन्हीं 7 वादियों से गुजरते हैं। नावल भी अवतार के परिंदों के नाम है। इसी तरह ही और भी जो हैं मेरे कई नावल जो हैं उनमें ये परिंदों के हवाले आते हैं जी। बल्कि वो मतलब एक कैरेक्टर जो है वो परिंदा बन के तो गायब हो जाता है। तो वो आप जो कह रहे हैं ना कि स्पिरिचुअलिज्म वगैरह, अब मतलब वेस्ट में गार्सिया मार्केज और बाकी जितने भी हैं साउथ अमेरिकन, उनकी भी पॉपुलैरिटी की एक वजह है कि वो मिथ्स की तरफ गए जी। अपने आबाओ अजदाद की जो हम कहानियां सुनते हैं, जादुई जो है हकीकत पसंदी, बुनियादी तौर पे हमारी जितनी दास्तानें वो सारी जादुई हकीकत, क्योंकि मुझे किसी ने पूछा कि जी पखेरू में और परिंदे में ये जादुई हकीकत पसंदी है और आपने वहां से लिए। मैंने कहा मैंने उसको बाद में पढ़ा है गार्सिया को। ये जो मैंने दास्तानें अमीर हमजा और बाकी जो दास्तानें हैं वो पढ़ रखी हैं जिनमें एकदम कोई चीज अपीयर होती है, गायब हो जाती है, ये वहां से आया है। चुनाचे जो वहां की हकीकत पसंदी है जादुई मैजिकल रियलिज्म वो अलग है, हमारी अलग है, तो वो भी इसके बारे में लिख रहे हैं। दरअसल आपकी एक बहुत बड़ी और प्राइमरी और बुनियादी शनाख्त कहना चाहिए एक सयाह की भी है, एक टूरिस्ट की भी है। आपका ये जो नावल है मंतकुल तैर जदीद, इसमें हम देख रहे हैं कि वो परिंदे जो हैं वो उनको आप सयाह ही कह लें, यानी एक टूरिस्ट है। हमारे जितने सूफिया हैं वो सारे टूरिस्ट या एक सयाहत के हवाले से उन्होंने बहुत लंबे लंबे सफ़र किए। तो बहसियत सयाह आप बताइए, बहसियत टूरिस्ट आप बताइए कि जो टूर होता है या सयाहत होती है ये कितना हमारे नफ्सियात पर असर करती है, किस हद तक ये मुआविन साबित होती है और हमारी नफ्सियात के हवाले से, और कितना एक्सपोजर देती है? मैं महसूस करता हूँ ये मतलब है कि एक्सेप्शन हैं, ये नहीं है कि, लेकिन आप देखेंगे कि जितने भी औलिया कराम थे वो बुनियादी तौर पर सब के सब आवारगर थे, एक जगह टिक के नहीं बैठे। आप उनकी हयात का मुतालिया करें कि वो कहाँ से निकलते हैं और कहाँ जाते हैं और किधर पहुँचते हैं। देखिए ना मौलाना रूम जो है वो बल्ख से निकलते हैं, बल्ख में वो पैदा हुए और उसके बाद मतलब नीचे आते हैं, तबरेज वगैरह में आते हैं, उसके बाद दमिश्क भी जाते हैं, उसके बाद फाइनली तुर्की में कोनिया में जाके सेटल होते हैं। उसके अलावा भी वो बहुत सारे खितों में, इसी तरह आप किसी भी बड़े सूफी को ले लें, बाबा नानक को ले लें, बाबा नानक ने भी पूरा हिंदुस्तान भी घूमा, अरब वर्ल्ड में भी गए। किसी भी बड़े सूफी को आप ले लें, उसके अंदर एक मतलब जो आवारगी की हिस्सा होती है वो क्यों होती है? क्योंकि वो अपना जो एक जिस सच में वो रह रहा है वो उसको ब्रेक करके दूसरे सच की जानब जाना चाहते हैं, और वो तभी होगा जब आप अपना मुकाम छोड़ेंगे और किसी और मुकाम पे पहुंचेंगे। तो उसमें मुझे एक चीनी हकायत याद आती, मेरी बड़ी फेवरेट है, कि एक उकाब एक मछली को चोंच में दावे उड़ान कर रहा था, तो वो मछली खिसकी उसकी चोंच से, वो सीधी नीचे एक कुआं था उसमें जा, कुएं में चंद मेंढक रहते थे, वो दराम से एक छोटी सी मछली थी, वो आके गिरी ना, तो मेंढक बेचारे हैरान कि ये क्या चीज आके गिरी। उसके बाद उसने तैरना शुरू किया, उन्होंने मछली देखी नहीं, तो उन्होंने मुझसे उससे पूछा, मैं कह रहा हूँ मुझसे, वैसे मैं भी कोई मछली, तो उससे पूछा कि भाई तुम कहाँ से आई? उसने कहा मैं दरिया से आई। उन्होंने कहा दरिया क्या होता है? वो कहता उसमें पानी होते हैं। कितने पानी होते हैं? वो इधर उधर देख के बोली ये इस कुएं में जितने पानी है इससे हजारों गुना ज्यादा पानी है। तो उन्होंने कहा ये झूठ बोल, इस कुएं से बड़ा ज्यादा पानी हो नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं। तो वो
जो है ना कि अगर आप अपने कुएं में रहेंगे तो आपने दरिया नहीं देखा होगा, तो आप उसी के ऊपर कनात करेंगे ना। और सूफी जो है वो कायनात पूरी पर मुहीत होता है, उसका थॉट प्रोसेस जो है वो जब तक उस कायनात में घूमता फिरता नहीं, उसको एक्सपीरियंस नहीं करता, उसकी डेप्थ को नहीं पहुंच सकता। नाज़रीन, आप देख रहे थे निकले तेरी तलाश में और हम बात कर रहे थे किताब मंतकुल तैर जदीद पर। तार साहब ने बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ही तफसीली बात की है मंतकुल तैर जदीद पे। बहुत सारी उसकी जो जहतें हैं, बहुत ही खूबसूरत नावल है, आप ज़रूर पढ़िएगा। और अगली किस्त में, निकले तेरी तलाश में की अगली किस्त में किसी नई किताब के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो एक बार फिर पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है उसका चिट्टा पिट्टा कल खुल गया और कल हमने देखा जिस तरह से मैच की सूरत हाल रही। अच्छा जी, इंग्लिश बैट्समैन के आगे जो कह लें, बल्कि पाकिस्तानी बैट्समैन के आगे इंग्लिश बॉलर्स के जो कह लें रेत की दीवार साबित हुआ और इंग्लैंड ने दूसरे T20 में शानदार कमबैक करते हुए कौमी टीम को 45 रन से शिकस्त दे दी और अब 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-1 जो कह लें बराबर हो गया। लीड्स में खेले जाने वाले दूसरे T20 मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले मेजबान इंग्लैंड को बैटिंग करने की दावत दी और इंग्लैंड की इनिंग्स का आगाज मायूस कुन रहा। इब्तदाई दोनों खिलाड़ी जो है मजमूई स्कोर 18 के स्कोर पर पवेलियन वापस लौट गए, लेकिन मिडिल ऑर्डर ने जिम्मेदाराना बैटिंग की और फिर 20 ओवर्स में 200 रन बनाए। आपने तो सिर्फ बैट्समैन का कहा, बॉलर्स भी तो समाओ 200 चले, मुझे तो लगा ज्यादा रन हैं, लेकिन इस विकेट के लिहाज से ठीक थे। कप्तान बटलर 59 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में कप्तान बाबर आजम और नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तानी इनिंग्स का आगाज बेहतर किया। पहले 6 ओवर में 50 रन बना दिए, जो कि अच्छा स्कोर है T20 में, लेकिन बाबर आजम जो ही आउट हुए तो वही हुआ जो हमेशा होता है। कौमी टीम की विकेटें जिसे कहते हैं ना खिजा के पत्तों की तरह झड़ने लगी। शोएब मकसूद, मोहम्मद रिजवान, हफीज, फखर जमान, आजम खान द ग्रेट, सारा मिडिल ऑर्डर नाकाम रहा और 14 ओवर्स में तकरीबन 105 रन थे और उस वक्त 6 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए थे। फिर थोड़ा सा वंस अगेन इमाद एंड शादाब ने थोड़ी सी मजामत की, लेकिन 20 ओवर्स में कितने रन बने? सिर्फ 155। और यूं ये मामला इस तरह से तमाम हुआ। मिर्जा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, बहुत शुक्रिया आपके ज्वाइन करने का। पहले T20 में हमने कुछ उम्मीदें बांधी थी कि बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, चलें जी बैट्समैन अच्छा खेले, हर एक ने टीम एफर्ट नजर आई, लेकिन दूसरे T20 में हमने देखा कि जिस तरह से बाबर आजम के आउट होने के बाद बारी बारी सब वापस लौटते रहे। लगता है बहुत कोई उनका करीबी जानने वाला वहां बैठा था पवेलियन में, उनको याद आ रही थी और वो बारी बारी जाते जा रहे थे। क्यों हुआ कल ये ऐसे? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान। और ये वाकई में ऐसा ही लग रहा था क्योंकि पाकिस्तान की हिकमत अमली कहीं नजर नहीं आई और टॉस जीतकर पाकिस्तान ने इंग्लैंड को पहले बैटिंग करने की दावत दी, जिस पर क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन हैरान रह गए कि एक ऐसी टीम जिसने गुज़िश्ता मैच में 231 रन बनाए थे, अपना रिकॉर्ड स्कोर बनाया था, वो हदफ के ताक़ुब में जा रही है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है, जिस तरह की विकेट थी, उस विकेट पर पाकिस्तान जो है वो 200 से ज्यादा रन बना सकता था, लेकिन हिकमत अमली, मिसबाहुल हक, वकार यूनुस, बाबर आजम, मुझे लग रहा है बाबर आजम डमी कप्तान है और बाबर आजम को भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। नो डाउट ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन, लेकिन कप्तानी में अभी उन्हें बहुत कुछ सीखना चाहिए। आप इमरान उसके बदले में जॉस बटलर की कप्तानी देखें कि किस तरीके से उन्होंने कप्तानी की। उनके जो तीनों स्पिनर्स थे, मोइन अली, मैट पार्किंसन और उसके अलावा आदिल रशीद, उन्होंने मजमूई तौर पर 85 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया। गेंद थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो रहा था, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा था और पाकिस्तानी बैट्समैन बिल्कुल बेबस नजर आए, जो मशहूर है स्पिन बॉलिंग को खेलने में। हम फास्ट बॉलिंग में तो कहते हैं कि जी हम फंस जाते हैं। ये जो आपने डमी का टर्म यूज किया, इससे मुझे तो ये मतलब समझ आता है कि कप्तानी कोई और कर रहा है, टाइटल किसी और के पास है। डमी का तो ये मतलब है। क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? और अगर यही कहना चाह रहे हैं तो आपके ख्याल में असल कप्तान कौन है? बिल्कुल आपने सही जगह पर जाकर नोट किया इमरान। मसला ये है कि ये टीम मैनेजमेंट, मिसबाहुल हक जो है वो ऐसे लोगों को लाना चाहते थे कि जो उनके हर हुक्म के सामने सरे तस्लीम खम करे। तो बाबर आजम की आप बॉडी लैंग्वेज देख लें, जब वो प्रेस आफ्टर द मैच, पोस्ट मैच प्रेस में आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लें। इसका मतलब है शॉट कहीं और से खेले जा रहे हैं, टीम के सिलेक्शन में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है 11 खिलाड़ियों पे। अब आप मुझे बताएं, आजम खान जो कहते हैं कि मैं 100 छक्के रोजाना प्रैक्टिस में लगाता हूं, जब आपको मौका मिला 7.1 ओवर्स
में रह गए थे, आप बैटिंग करने के लिए आए, आप किस तरीके से आउट हुए, फिटनेस पे क्वेश्चन मार्क है। ये इसमें मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, ये कोई बुरी बात नहीं कि मोइन खान का बेटा है, लेकिन एक तरीकाकार होता है, एक प्रोसेस होता है, उससे आप किसी को लेकर आए। गरीब बच्चे जो धूप में अपना पसीना बहाते हैं, अरमला, जो मोटरसाइकिल पे बसों में जाते हैं खेलने कि हम पाकिस्तान की कैप अपने सर पर सजाएंगे, अगर उनकी फिटनेस, हाँ, उनके पास जूते नहीं होते और उनकी फिटनेस का अगर ये हाल हो जो आजम का है, तो क्या वो टीम में आ जाएंगे? ये बड़ी हमारे यहाँ ड्यूल जो है, जैसे कि मुनाफिकत जिसे कहना चाहिए, वो है कि दोहरा मयार है। जिस तरह से आपने कहा कि टीम सिलेक्शन से लेकर हर चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है टीम में। शादाब खान परफॉर्मेंस को देख लिया जाए, कल हमने फखर जमान को देखा, बाबर आजम के बाद कोई बैट्समैन उस तरह से टिक कर नहीं खेल पाया। आपको क्या लगता है कि हम मैनेजमेंट से लेकर प्लेयर्स तक हर एक को ब्लेम करे जा रहे हैं बार बार? कौन जिम्मेदार है इन जो बैक टू बैक हम हार की बात करते हैं? अरमला, इसके असल जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट को लगाया, कप्तान बनाया, एहसान मानी और वसीम खान साहब। क्योंकि वही लोग लगाते हैं ना, ये लोग खुद ब खुद तो नहीं आ गए, उनको किसने सेलेक्ट किया है? तो ये सारे जिम्मेदार हैं और फिर आपने उनको फ्री हैंड दे दिया कि जो चाहे करो, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए कि हमारा हेड कोच क्या कर रहा है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि शॉट्स कौन खेल रहा है। और एहसान मानी साहब अगरचे लंदन में मौजूद है, जैसे 20 जुलाई को खेला जाएगा तीसरा T20 मैच, उसमें पता चलेगा कि क्या सूरत-ए-हाल होती है और पाकिस्तानी टीम किस तरह से। And there are so many Pakistanis in Manchester, so they may have a good cricket day. Maybe अगर पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल गई तो। ब्रेक लेनी हम। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदी। एक ऐसे मौजू पे बात करते हैं जो मेरे दिल के बड़े करीब है, हम सब के दिल के करीब होना चाहिए। वो है अल्लाह की दीगर मखलूकात की बात करना, जानवरों की बात करना। जानवर और परिंदे एक ऐसी नेमत है अल्लाह पाक की कि इनके बगैर इंसान का वजूद मुमकिन नहीं है, हमारा सिस्टम चल नहीं सकता है। आए रोज लेकिन हम ये देखते हैं कि जानवरों को न सिर्फ बड़ी तादाद में शिकार कर लिया जाता है, बल्कि बहुत से जानवर ऐसे हैं जिनको कैद कर लिया जाता है और उनकी आज़ादी छीन ली जाती है, जिसके बाद ये जानवर बहुत सी मुश्किलात का सामना करते हैं। जबकि उनके साथ साथ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो जानवर और परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर खा इक़दाम नहीं करते। ख़ास तौर पर जैसे जैसे हम गर्म मौसम में बात करते हैं, हम एक्सप्रेसो में कई बार जिक्र कर चुके हैं कि गर्मी का मौसम है, जानवरों की खुराक के तौर पर उनके पानी के हवाले से आपने बहुत ज़्यादा एहतमाम करना होता है, या आप अपनी छतों पर, अपने घर के बाहर पानी के बर्तन रखें ताकि इस शदीद गर्मी में उनको जो पानी है वो मिल सके। पंजाब वाइल्ड लाइफ जिन जानवरों की या जिन जानवरों की नस्ल के हवाले से हम बात करें मादूम हो रही है, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर अवेयरनेस फैलाने में सरगर्म है। तो इन चूंकि हम बात करें जिन जानवरों की नस्ल जो कंजर्व हो रही है उसको हम किस तरह से करना चाहते हैं दोबारा, और वाइल्ड लाइफ पंजाब वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी से हवाले से किया हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं के मेंबर हैं बदर मुनीर साहब, मेंबर पंजाब वाइल्ड लाइफ बोर्ड। उनको हम वेलकम करेंगे। बहुत शुक्रिया बदर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले तो हम मुख्तलिफ जानवरों के हवाले से, उनकी बका के हवाले से डिस्कशन करना चाहेंगे। डॉक्यूमेंट्रीज आप लोगों ने बनाई, अपने बोर्ड के हवाले से बताइएगा कितने अरसे से ये एक्टिव है और किस तरह से काम किया जा रहा है? देखें जी, इस हुकूमत का ये मैं समझता हूँ कि बहुत ऐसा इक़दाम है कि 14 साल के बाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड जो है वो फाल हुआ और 4 महीने पहले उसकी पहली मीटिंग हुई है आफ्टर 14 ईयर्स। अच्छा, उसमें आप अपनी तजावीज़ ला सकते हैं और पॉलिसी डिसीजंस होते हैं, और ये बोर्ड बहुत देर से ना बनने की वजह से और इनएक्टिव होने की वजह से वाइल्ड लाइफ का बहुत नुकसान हो रहा था, जो कि इस हुकूमत में पाया तकमील पे पहुंच गया और उम्मीद है कि इसमें बहुत बेहतर फैसले होंगे। तो किन खतूत के ऊपर ये बोर्ड काम करेगा? क्या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट वजूद में आ चुका है, बोर्ड ने बना लिया है कि हमने इन नुकात के ऊपर, इन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना है इस इंतहाई अहम मौजू को लेकर, या अभी इस पे काम होना है? नहीं, इसमें कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं। इसमें एक तो प्राइवेट गेम रिजर्व के ऊपर डिस्कस हुई है। अच्छा, कि जी हम पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट गेम रिजर्व बनाएं, क्योंकि प्राइवेट गेम रिजर्व जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने पहिया दोबारा से ईजाद नहीं करना, हमने वो मुल्कों को देखना है जैसे साउथ अफ्रीका है, उस मॉडल पे जाना है जो आज जिनका गेम मीट मार्केट में मिलता है कि इतनी उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बढ़ा लिया है ब्रीडिंग से, फार्मिंग से और ट्रॉफी हंटिंग से, कि आज उनके पास सरप्लस एनिमल्स हैं। तो हम उस मॉडल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त स्टैंड कहाँ करते हैं हम? क्या बहुत खतरनाक सिचुएशन है हमारे यहाँ? क्योंकि अल्लाह ने ब्लेस तो पाकिस्तान को, यहाँ पे ऐसी ब्रीड्स, ऐसी स्पीशीज हैं जो दुनिया भर में शायद नायाब हैं,
लेकिन उसके बावजूद हम उनको ज़ाया करने में भी इतने एक्टिव हैं कि बहुत तेज़ी से वो खत्म हो रही हैं। क्या बहुत अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में जानवरों को? जी बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वसाइल की बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे पास स्टाफ की बहुत शॉर्टेज है, हमारी सीटें बहुत खाली पड़ी हुई हैं, हमारे पास ट्रांसपोर्ट वाइल्ड लाइफ में कई साल हो गए कोई नई गाड़ियाँ नहीं आई, और दुनिया में ये बहुत अहम तरीन सब्जेक्ट होता है वाइल्ड लाइफ एनवायरनमेंट। लेकिन वाइल्ड लाइफ बहुत अरसे बाद आपसे मिलके और बात करके याद आया कि वाइल्ड लाइफ का महकमा भी है पाकिस्तान में, यकीन जानिए, हालांकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी बिल्कुल, ये बहुत अहम महकमा है, और मैं समझता हूँ कि इसके बगैर इंसानियत भी नहीं चल सकती। अगर हम अपने जानवरों को मार देंगे, अपने परिंदों को मार देंगे, अपने फॉरेस्ट को काट देंगे, तो हम भी सर्वाइव नहीं करेंगे। और उसकी मिसाल आप देख रहे हैं कि जर्मनी में सैलाब आ रहे हैं, कनाडा के अंदर हीट वेव से हंड्रेड्स में लोग मर रहे हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि वहां पर इतना ज्यादा फॉरेस्ट है। लेकिन बात यह है कि जब आप ज्यादा लकड़ी काटते हैं, एक 100 साल का दरख्त काटते हैं और उसकी जगह आप 1 साल का दरख्त लगाते हैं, तो उसको 100 साल पहुंचने में टाइम लगेगा, और वो उसकी इफादियत 100 साल बाद वहां तक पहुंचेगी। पर हम ये चीजें नहीं समझ रहे हैं। आपने कहा कि 14 साल बाद ये बेसिकली कमेटी तश्कील की और मीटिंग हुई। चैलेंजेस ऑब्वियसली हैं, आपने जैसे कहा महकमा बहुत इग्नोर्ड है। अब चैलेंजेस क्या है कि इसके लिए, और स्पेसिफिकली अगर हम पब्लिक अवेयरनेस की भी बात करें, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि 5 डॉक्यूमेंट्रीज आप इस हवाले से बना चुके हैं, पब्लिक अवेयरनेस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है? पब्लिक अवेयरनेस तो जी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास करके बच्चों को, स्टूडेंट्स को लाने की बड़ी ज़रूरत है। उनको इसकी इफादियत बताने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने आके मुस्तकबिल में ये चीज़ें देखनी है और वो ये चीज़ों को बचाना है। तो स्टूडेंट को, यूनिवर्सिटीज़ को हमने ज़्यादा फोकस किया हुआ है। हम वहाँ पर लेक्चर भी देते हैं, हम डॉक्यूमेंट्रीज़ भी दिखाते हैं, और अपने बर्ड्स के, एनिमल्स की इफादियत भी बताते हैं कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ बगैर मकसद के पैदा नहीं की, और हर चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ी हुई है। अगर एक चीज़ को हम ख़त्म करते हैं तो आस्ता आस्ता वो तमाम चीज़ें ख़त्म होती जाती हैं। ट्रू दैट। अच्छा, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है, आपने खुद जिक्र भी किया, और हमारा हर शोबा ही वसाइल की कमी का शिकार है, ओवरऑल इकोनॉमी की सिचुएशन कुछ खास अच्छी नहीं है, तो इसको लेकर हम बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ममालिक का तो आपने जिक्र किया, लेकिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इवन वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, उनको भी हम इंगेज कर सकते हैं, और कम से कम रिसोर्सेज का बंदोबस्त किया जा सकता है। तो क्या आपके बोर्ड के ऊपर या पैनल के ऊपर कोई ऐसी डिस्कशन भी है जिसके तहत किसी इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज किया जाए, सो दैट दे कैन हेल्प अस, कि हम बेहतर कर सकें इन टर्म्स ऑफ फंड्स एंड फाइनेंशियल एड? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये होना भी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हमें प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करना चाहिए, उनको आगे लाना चाहिए, और जो पुराना हमारा सिस्टम चल रहा है ना जी, रेड टेपिज्म, उसको खत्म करना चाहिए और प्राइवेट लोगों को काम करने देना चाहिए। आप चूंकि हिस्सा है बॉडी का, वो तो आपके अंडर है, ये जो जूज है ये तो खत्म कराए कम से कम। इतने हमारे जो जानवर हैं, जिस तरीके से उनको रखा जाता है ना, उनकी खुराक पूरी होती है, हाथी मर जाते हैं, बाहर भिजवाना पड़ते हैं, शेर मर जाते हैं, हर दूसरे दिन जानवर हमारे मर जाते हैं, तो ये जू कल्चर का तो खात्मा होना चाहिए। बड़ी देखें जी, जो आप ये कह रहे हैं, इससे मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। वो इसलिए नहीं करूंगा कि नेगेटिव चीजें दिखाई जाती हैं और पॉजिटिव चीज़ों को साइड पे रखा जाता है। आप देखें कि सफारी पार्क लाहौर में लायंस कितने ब्रीड कर रहे हैं, आप देखें कि भावलपुर जू के अंदर लायंस कितने ब्रीड कर रहे हैं। तो हमने ब्रीड्स बढ़ाई भी है, हमने बेहतर भी किया, ये नहीं कि हमने सिर्फ नुकसान किया है। कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि वो उस पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि उसमें कुछ कोर्ट्स आ जाते हैं। हमें तो आप बात करें, हमें तो तब पता लगता है कि जी फलां दिन एक हाथी मर गया, शेर मर गया, तो वो तो बेज़बान है, ऑब्वियसली दे कैन नॉट प्रोटेस्ट फॉर देमसेल्फ। वो को ट्वीट तो कर नहीं सकते कि हमें मुश्किल हो रही है या हमें हमारी तरह का खाना नहीं दिया जा रहा। तो हमें तो तब पता लगता है जब कोई बड़ा जानवर इस तरीके से मर जाता है, तो फिर ऑब्वियसली हमें दुख होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, लेकिन जिस तरह जानवर मर रहे हैं उससे ज्यादा जानवर पैदा भी हो रहे हैं, तो वो ज्यादा हाईलाइट किया जाता है, नेगेटिव पार्ट को ज्यादा हाईलाइट किया जाता है। अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज, जिस तरह से आपने कहा 5 डॉक्यूमेंट्रीज आपके क्रेडिट में है, और आपने कहा अगर कोई काम करना चाहे तो हो सकता है, अगर ये इदारा उस तरह से फाल नहीं है, बट स्टिल अगर मुख्तलिफ स्टेट लेवल पे लोग आकर, जिस तरह से आपका इदारा भी काम कर रहा है, और कॉर्पोरेट सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया जाए, मुख्तलिफ NGOs को इन्वॉल्व किया जाए, तो इन डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू भी बहुत सारा काम किया जा सकता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और कॉर्पोरेट सेक्टर को लाना चाहिए, और कुछ लोग इसमें काम कर भी रहे हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये डॉक्यूमेंट्रीज आने के बाद बहुत सारे लोग इसमें आए हैं
और वो एक जेलसी का आंसर है कि जी ये एक बंदा ये काम कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि मेरा मकसद पूरा हो गया, प्रोडक्टिविटी का जी। मेरा मकसद ही ये था कि मुझे देख के लोग आए और एक शम्मा से दूसरी जले, दूसरी से तीसरी जले, तो माशाल्लाह काफी सारे लोग आ गए। मुनीर साहब, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। मकसद बहुत है और बहुत ही जरूरी है, बड़ा एक फंडामेंटल कॉज है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। जितने हम इंसान जरूरी हैं इस कायनात के लिए, उतना ही जानवर भी जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया वंस अगेन एंड गुड लक। जो आप काम कर रहे हैं, हम आपसे पूछते रहेंगे कि इसमें क्या बेहतरी हुई है। आपने सुनी जी बदर मुनीर साहब की गुफ्तगू, जानवरों का भी उतना ही ख्याल रखिए जितना अपना रखता है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेस। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस की बात करेंगे। खुशी हमारे साथ है और आज कुछ पुशअप्स के हवाले से हमें चैलेंज करने जा रही हैं। खुशी Thank you, Imran. I know everybody wants to learn how to do push-ups. So आज के सेगमेंट में मैं आपको बेसिकली पुशअप्स करना सिखाऊंगी जो वुमेन सीखना चाह रही हैं, स्पेशली मेन सीखना चाह रहे हैं टू डू परफेक्ट पुशअप्स। तो उसकी प्रोग्रेशन आज बताऊंगी मैं आपको, इजी प्रोग्रेशंस जिससे आप एक्चुअल पुशअप्स इजीली सीख सकते हैं। So you have to go on the ground, lie down on your stomach, hand should be right next to your chest. आपने नीज पे आना है and then toes and slowly down on your knees and then on your toes and then slowly down, elbows right next to your chest and then on your knees and on your toes. Second progression is like this. Make sure you try to lift your core first. ये उनके लिए जो इंटरमीडिएट लेवल पे पहली वाली एक्सरसाइज बेसिकली उनके लिए थी जो बिगनर्स है। सीधा अपने टोस पे आने एंड मेक श्योर यू आर डूइंग ओके गाइस, प्रैक्टिस दैट दिस एक्सरसाइज एट होम। ये बहुत अच्छी प्रोग्रेशन है अगर आप एक्चुअल पुशअप सीखना चाह रहे हैं। ये आपके सिर्फ शोल्डर्स को नहीं, आपके ट्राइसेप्स को, चेस्ट को, बैक को स्ट्रेंथन करता है। वाइल डूइंग दीज पुशअप्स यू हैव टू मेक श्योर योर कोर इज एक्टिव एज वेल। बैक पे ज़्यादा लोड नहीं डालना, ठीक है। कोर एक्टिव होगी तो बैक सेफ रहेगी। तो ट्राई दीज एक्सरसाइजेस, प्रोग्रेशंस एट होम एंड यू विल बी एबल टू डू अमेजिंग पुशअप्स। सो गाइस, आई होप यू लर्न समथिंग एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम एंड मेक श्योर कि मैं आपको और भी कुछ अच्छी चीजें सिखाऊं, अच्छी एक्सरसाइजेस सिखाऊं। सो गाइस, सुबह सुबह पुशअप्स के हवाले से बताने के लिए किस तरह से आपको करने चाहिए, खुशी भट्ट हमारे साथ मौजूद थी। बिल्कुल। और प्रोग्राम के आखिर में अब एक ऐसी वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं, आपने देखी होगी, बहुत सारे लोगों ने, जिन्होंने नहीं देखी। ये जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में एजाजी डिग्री देने की तकरीब है जिसमें एंगेला मर्केल जो कि चांसलर हैं जर्मनी की, उनको ये डिग्री दी जा रही थी। और ये वीडियो उस वक्त दिलचस्प सूरत इख्तियार कर गई जब उनको एजाजी तौर पर दिया जाने वाला गाउन उनके लिए बबाले जान बन गया और वो इस गाउन में उलझ कर रह गई। और ये इतनी उलझी कि देखे उनके साथ हेल्प भी करा रहे हैं, बट स्टिल उनको पहनाया गया। उसके बाद ऑडियंस में भी कहकों की आवाजें आती हैं और उसके बाद भी वो काफी मुश्किल में रही। इमरान, आप देखे तो सही, वो बेचारी किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करती रही। बिकॉज अच्छा मैं आपको बताऊं, ये जो गाउन्स होते हैं दे आर वेरी ट्रिकी, आपको उनको सेटल करने के लिए बड़ा टाइम होता है। और आप मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे वो हमारे बड़ी बुढ़ियां जो होती है ना, हमारे बुजुर्ग जो होती है खवातीन, वो जब कोई पुराने कपड़े निकाल के देख रही होती है कि कौन से रखने हैं और कौन से फेंकने हैं, उसी तरीके से जो है वो इसमें उलझी हमें नजर आई। तो ये वीडियो कल से जनाब सोशल मीडिया की जीनत है। और उसके बाद उन्होंने खैर जो स्पीच की उसमें एंगेला मर्केल साहिबा ने अपने करियर के हवाले से भी कुछ बात की और फ्यूचर के हवाले से भी बात की कि मैं आने वाले वक्त में देखूंगी कि मुझे जिंदगी कैसे गुजारनी है। और कुछ लोग इस पे बड़ा मुस्कुराए भी उनके फ्यूचर प्लान्स को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं अब लाइफ को ऐसे प्लान करूंगी कि मुझे कॉफी भी पीनी है, मुझे जिंदगी भी गुजारनी है। ओवरऑल एक अच्छी तकरीब रही जिसमें बहुत लाइटर साइड हमें देखने को मिली। अच्छा जी, अब हम आपसे इंशाल्लाह इजाजत लेने वाले हैं, कल मुलाकात होगी आपसे और सुबह हम आपको 9 से 11 बजे फिर ज्वाइन करने वाले हैं। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे जरूर देना है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर बार बार डिस्प्ले होते हैं, वहां पर हमें फीडबैक दीजिए। आपकी फीडबैक का हमें इंतजार रहता है। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।